हेलो एस्पिरेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटैम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा। आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट? यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे। क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 3 का क्वेश्चन देखते हैं। What do you mean by minimum support price? How will MSP rescue the farmers from the low income trap? ये क्वेश्चन आपका UPSC मेंस 2018 में पूछा गया था। इसको आप GS 3 के सिलेबस इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता क्या है और MSP के जरिए लो इनकम ट्रैप, जो फार्मर लो इनकम ट्रैप के अंदर फंसते हैं, वो कैसे अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने का फ़ायदा ये रहेगा क्योंकि सिलेबस के अंदर एक्सप्लिसिटली मिनिमम सपोर्ट प्राइस के टॉपिक को मेंशन किया है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड रिवाइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मीनवाइल यू कैन एनहेंस योर स्किल्स ऑफ आंसर राइटिंग एज वेल।
तो इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा है वो है एमएसपी होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और फिर फार्मर्स अपने आप को एमएसपी के ज़रिए लो इनकम ट्रैप से कैसे बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और आपके सिलेबस के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो इसके बारे में कंटेंट आपको कहीं से भी मिल सकता है। आपकी स्टैटिक बुक्स भी इस पार्ट को कवर करती होंगी। आप इसके बारे में इंटरनेट या गूगल पर जो जैसे भी सर्च कर सकते हैं, आपको इसके बारे में कंटेंट आसानी से मिल सकता है। कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग आ जाने के बाद बहुत सिंपल हो जाता है आंसर के स्ट्रक्चर को बनाना। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन के अंदर एमएसपी की डेफिनेशन दे सकते हैं, उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉडी के अंदर वह सारे पॉइंट्स को लिस्ट आउट कर सकते हैं जिनकी वजह से फार्मर्स एमएसपी की वजह से अपने आप को बचा पाते हैं। और फिर फाइनली आप कंक्लूजन के अंदर यू कैन टॉक इन जनरल अबाउट द एफिकेसी ऑफ एमएसपी। अब जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर क्रिटिकली एनालाइज नहीं दिया, एक नॉर्मल डायरेक्टिव वर्ड्स दिए गए हैं, इस वजह से इसके अंदर लिमिटेशंस को बताना या चैलेंजेस को बताना एक सही आइडिया नहीं होगा। चलिए इस आंसर को आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू रीड एंड रिवाइज दिस कंसेप्ट। आई एम श्योर आपका इससे बहुत फ़ायदा होगा। इसके आंसर से रिलेटेड हिंट्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर लिखा होगा। देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसा क्या स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, ऐसे क्या कंटेंट और कीवर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं जिसकी मदद से एक डिसेंट आंसर तैयार हो सकता है। दीज हिंट्स मे नॉट बी होलिस्टिक बट यू कैन यूज देम एज अ कंपास through which you can evaluate your answer whether you have written your answer in the right direction or not। चलिए इन्हें देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस आंसर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एमएसपी के बारे में बताकर कर सकते हैं। आप इसकी डेफिनेशन को लिखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोइंग सीजन से पहले कुछ क्रॉप्स की जो प्राइस होती है उसे सेट कर देती है। किसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के अकॉर्डिंग। इस तरह से गवर्नमेंट एजेंसीज उन फार्मर से पूरी की पूरी क्वांटिटी को खरीद सकते हैं जो अनाउंस्ड कर दी थी उस प्राइस पर। इस तरह अगर फार्मर को मार्केट में रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल पा रही है तो उसके पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा कि उसकी जो सरप्लस है वो गवर्नमेंट खरीद सकती है। यह टॉपिक उस समय जब मेंस के अंदर पूछा गया था तो करंट अफेयर्स के अंदर था, इसलिए आप इंट्रोडक्शन के अंदर करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ को रिलेट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आते हैं और बताते हैं कि एमएसपी फार्मर्स को लो इनकम ट्रैप से कैसे बचाता है। सबसे पहला पॉइंट हम बता सकते हैं फिक्स्ड रेम्यूनरेशन का। इसका मतलब है कि फार्मर्स को मार्केट में जो प्राइस के अंदर इनस्टेबिलिटी आती रहती है उससे बचाया जा सकता है अगर पहले से ही प्राइस को फिक्स्ड कर दिया जाए। प्राइसेस अगर फिक्स्ड होंगी तो चाहे मार्केट के अंदर लो हो या हाई, उन्हें अपनी प्रोड्यूस का जो प्राइस है वो मिल ही जाएगा। जब डिस्ट्रेस सेल होने से बच जाएगी, मतलब उन्हें अपनी प्रोड्यूस घाटे के सौदे में नहीं बेचनी पड़ेगी मार्केट में, तो उनके पास पैसे होंगे अगले जो भी हाई क्वालिटी सीड्स हैं उनको खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और ट्रैक्टर वगैरह के रेंट देने के लिए उनके पास पैसे होंगे। यह चीज़ उन लोगों के लिए और ज़रूरी हो जाती है जो क्रेडिट फैसिलिटी को अवेल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर मेजॉरिटी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की है। एमएसपी एक तरह से बेंचमार्क का काम करती है प्राइवेट बायर्स के लिए। मतलब एमएसपी को सेंड कर दिया तो मार्केट में एक सिग्नल जाता है कि मर्चेंट ने, मतलब जो खरीदने वाला है, अगर उसने एमएसपी से हायर प्राइस को ऑफर नहीं किया तो फार्मर अपनी प्रोड्यूस को गवर्नमेंट को बेच देगा। इस वजह से ये एग्रो कमोडिटी मार्केट के अंदर बेंचमार्क या एक एंकर की तरह काम करता है। अब ज़रूरी नहीं कि मार्केट में किसी भी प्रोड्यूस की प्राइस एमएसपी से हायर ही हो हमेशा, पर इतनी श्योरिटी तो आती है कि एमएसपी की प्राइस से ड्रास्टिकली लोअर नहीं होगी। एमएसपी फार्मर्स को इनडायरेक्टली सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। घाटे के सौदे में अपनी प्रोड्यूस को ना बेचकर वह अपने पास कुछ सेविंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मिडिल मैन या मनी लेंडर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, शुरुआत में जब एमएसपी की शुरुआत हुई थी तब एक ही क्रॉप से हुई थी, व्हीट से, और आज प्रेजेंट टाइम में मल्टीपल क्रॉप्स है जिनके ऊपर एमएसपी को अनाउंस किया जाता है।
इसकी वजह से फार्मर्स को एनकरेजमेंट मिलता है कि डाइवर्स क्रॉप्स को वो उगा सकें, जिससे कि उनकी इनकम भी मैक्सिमम हो सके। इसी पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि आज के समय में मल्टीपल क्रॉप्स के ऊपर एमएसपी को डिक्लेयर किया जाता है, जिसकी मदद से फार्मर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कौन सी क्रॉप को उगाना है। वह अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने फार्म साइज़ को, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एमएसपी को ध्यान में रखते हुए एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं कि वो उनमें से कौन सी क्रॉप को उगा सकते हैं। क्योंकि इस मेंस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टिव वर्ड सिंपल थे, यहाँ पर क्रिटिकली एनालाइज या इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो आपके पास रिलेटिवली फ्रीडम है कंक्लूजन को किसी भी तरह लिखने का। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दो तरह से इसकी कंक्लूजन को लिख सकते हैं। पॉजिटिव नोट पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिशें करी हैं जिसका फ़ायदा हुआ है, या फिर कोई पर्टिकुलर स्कीम है, योजना है, उसे मेंशन कर सकते हैं। और इसे आप नेगेटिव तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा रिड्रेसल मैकेनिज्म लगाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, एमएसपी का आइडिया अच्छा है लेकिन वो हर स्टेट में यूनिफॉर्म तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे कि प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंदर कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है, जिससे कि 2022 में फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो एम है वो पूरा हो सके, और इस तरह से आप आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं, जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।